हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग देखेंगे क्या आज बोरॉन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया। ठीक है। इसमें देखेंगे हम क्या बोरॉन फैमिली के। डायरेक्ट हम बोरॉन फैमिली पे आते हैं और उस पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। ठीक है नोटा। तो यदि हम बात करें ग्रुप 13 फैमिली, ग्रुप 13 फैमिली यानी क्या होगा बेटा, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली, ठीक है। अगर बात करोगे बेटा यहाँ पे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो ये NS2 यहाँ पे हटाते हैं। NS2 और NP1, ठीक है। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, p ऑर्बिटल में जा रहा है, दैट इज व्हाई कॉल्ड इट इज ए p ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम इस एलिमेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या है बेटा, तो हमको मिलेगा बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है। तो ये है क्या बोरॉन फैमिली, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक। अगर हम बात करें इसको बोलते हैं बोरॉन। ठीक है। ये है हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये है हमारा गैलियम, ये है हमारा इंडियम, इंडियम नहीं इंडियम, और ये है हमारा थैलियम। ठीक है। अब बात करें अगर हम तो ये जो होता है टिपिकली नॉन मेटल होते हैं, टिपिकल नॉन मेटल। ये देखोगे तो ये मेटल होते हैं, एल्यूमिनियम मेटल की तरह होता है, और ये जो नीचे वाले होते हैं वो एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है। तो टिपिकल नॉन मेटल यानी 100% नॉन मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर एल्यूमिनियम। ठीक है। और ये एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है ना, ये है। अगर हम बात करें बोरॉन की तो बोरॉन की सोर्स अगर देखोगे तो देखो यहाँ बेटा सोर्स ऑफ बोरॉन क्या है, सोर्स ऑफ बोरेन यानी बोरॉन, बोरेन नहीं बोरॉन। तो सोर्स ऑफ बोरॉन जो है वो क्या है, इसका ओर्स होंगे यानी ऑर्थोबोरिक एसिड इसका मेन सोर्स है, यानी क्या है बेटा ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड यानी H3BO3। ठीक है, दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड। दूसरा क्या है बेटा, बोरेक्स है। दूसरा क्या है, बोरेक्स है, बोरेक्स है। Na2B4O7 फॉर्मूला होता है 10H2O। दिस इज द बोरेक्स। थर्ड क्या है, केरनाइट, केरनाइट। ठीक है। Na2B4O7, Na2B4O7 यहाँ 4H2, तो इसको बोलते हैं केरनाइट। ठीक है। उसी तरह सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम की अगर बात करोगे, सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट। ठीक है। Al2O3 2H2O फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Al2O3 2H2O। तो मेटलर्जी पढ़ोगे तो तुमको मिलेगा एल्यूमिनियम का और क्या है, बॉक्साइट। ठीक है। दूसरा क्या है, क्रायोलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट की बात करोगे तो Na3AlF6,
ठीक है, ट्राइसोडियम हेक्सा फ्लोरोएल्यूमिनेट, दिस इज अ क्रायोलाइट। तो डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आते हैं, बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, कार्नाइट क्या है, ठीक है, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है, क्रायोलाइट किसका और है, एल्यूमिनियम का। तो ये सब क्वेश्चन है नीट के लिए, आप एकदम कॉन्सेंट्रेटर हो यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या है, बोरेक्स का, ये याद रखना, 10H2 रहेगा तो बोरेक्स बोलोगे, 4H2 रहेगा तो कार्नाइट बोलते हैं। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। उसी तरह क्रायोलाइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। जब मेटलर्जी पढ़ोगे, मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल के बारे में पढ़ोगे, तो पूरा ओर के बारे में तुमको मिलेगा, ओर्स होते क्या हैं, ठीक है, नेचुरल सोर्सेस होते हैं जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको ओर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, तो देखोगे यहाँ पे, तो आइसोटोप ऑफ बोरेन, तो बोरेन जो है वो दो आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, तो आइसोटोप ऑफ बोरेन, ठीक है, बोरोन, बार-बार बोरोन, ठीक। बोरोन को आइसोटोप की अगर बात करोगे, तो ये जो बोरोन है वो B10, इसे लिखता हूं ब्लैक से ताकि क्लियर दिखे, B10 जो है, एक B10 हो और एक होता है B11, तो ये जो है वो 19% होता है और ये जो होता है वो ये 81% होता है। यानी कि बोरोन का जो 11 वाला है एटॉमिक नंबर वो क्या है, 81% है, यानी कि एक्सक्लूसिवली ये पाया जाता है और ये कम अमाउंट में होता है, ठीक है। अगर तुम बात करो एल्यूमिनियम की बात करेंगे, तो एल्यूमिनियम जो है मोस्ट एबंडेंट क्या है, मेटल है, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल, एंड तो यहां पे लिखोगे aluminium is the most abundant metal and third most abundant element in the earth crust, यदि अर्थ क्रस्ट की बात करोगे, तो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल एंड थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट 8.3% बाय मास, 8.3% बाय मास, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मास आफ्टर ऑक्सीजन की बात करो, एलिमेंट में सबसे ज्यादा है 45.5%। तो ये है क्या, कुछ आपके लिए जनरल नॉलेज, यानी डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं रटाफिकेशन वाला, वो आप इससे कर सकते हो। तो ये जो स्टार वाला लगा हुआ है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है बेटा। अब हम चलेंगे क्या, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद नोबल गैस कोर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखोगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन with
noble gas core, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद नोबल गैस कोर, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो देखो बेटा यहाँ पे एलिमेंट की देख लो, एलिमेंट हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, और विथ नोबल गैस कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट में सबसे पहले क्या है बेटा, बोरॉन, बोरॉन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात करोगे तो 5 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, गैलियम का 31, 18 जोड़ दो इसमें, ठीक है। इसका 49 और इसका 81, तो 5 में 8 जोड़ो 13, ठीक है। 8 18 जोड़ोगे 31, फिर 18 जोड़ोगे 49, 32 जोड़ोगे क्या आएगा 81, ठीक है। विथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करोगे तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हीलियम आता है, यहाँ पे देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, नियान आ जाएगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनान, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनान, ठीक है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, ठीक है। हीलियम की बात करोगे तो यहाँ पे 2s2 2p1, हीलियम की क्या होता है 1s2 2s2 2p1, यानी 5 हो गया। उसी तरह अगर बात करोगे यहाँ पे 3s2 3p1 3s2 3p1, अब यहाँ से d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा, थर्ड पीरियड है, ठीक है। d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा 3d10 4s2 4p1, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d 5s2 5p1 4d10 5s2 5p1, उसी तरह यहाँ f ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा 4f 14, ठीक है। 5d10 and 6s2 and 6p1, ठीक है बेटा। तो ये है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन विथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि तुमको पता है हीलियम का 2, इसका 10 13 हो गया, इसका देखो आर्गन, ठीक है, तो 10 18 जोड़ दो उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह क्रिप्टॉन 36 जोड़ दो इसमें, उसी तरह इसका ज़ीनान का, तो इस तरह से देखोगे 56, तो ये जोड़ दोगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा इसका क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विथ नोबल गैस कोर, ठीक है ना बेटा। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी का कांसेप्ट इसमें। तो नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है बेटा। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो हम नीचे जा रहे हैं या लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में,
तो तुम पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करेगा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई दोनों डिक्रीज करेंगे। बट वही तुम ग्रुप में नीचे जाते हो तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करके साइज इंक्रीज करेगा, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा। तो यदि हम बात करें तो आप लिख सकते हो लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ, यहां पे लिखोगे एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट is smaller than the group second, that is alkaline earth metal। ठीक है, alkaline earth metal। तो देखो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, यहाँ पे एटॉमिक एंड आयनिक दोनों लिख दोगे। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इज smaller than the group second, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो साइज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज करता है, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब देखो अगर ग्रुप सेकंड की बात करोगे, ग्रुप सेकंड में मान लो क्या है बेटा, ग्रुप सेकंड में मान लो हमको बेरिलियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये बेरिलियम ले रहे हो और ग्रुप 13 की बात करो, ग्रुप 13 की बात करो, हम मान लो यहाँ पे बोरॉन ले रहे हैं, तो ग्रुप 2 और ग्रुप 13 ये क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। तो अगर इसकी बात करोगे तो ये न्यूक्लियस हो गया बेटा, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यदि इसका इलेक्ट्रॉन है 1s2 एंड 2s2, यही होता है, 4 होता है 1s2 2s2, और 2p खाली है, 4 ही होता है यहाँ पे बेरिलियम का। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, इसमें बात करोगे तो इसका क्या होता है बेटा, 1s2 2s2 2s2 एंड 2p1, ठीक ना। तो इस कंडीशन की अगर बात करो, ये 1s2 2s2, यहाँ पे 2p वाला खाली है, यहाँ पे 2p1 है, इसकी अगर बात करोगे तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, यानी यहाँ पे देखोगे 2 और इसमें कितना है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सेल का साइज तो बढ़ा, बट ऑन मूविंग डाउन अगर देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो सेकंड सेल में 2 है, ठीक है। तो हम कह रहे साइज इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, ऐसा क्यों होगा। अब देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जितने हैं आउटर मोस्ट में उतना इलेक्ट्रॉन तुमको मिलेंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ तुम्हारा प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में क्या है, प्लस चार्ज है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का इंक्रीमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन ने इंक्रीमेंट किया है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, तो जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसको क्या करेगा, अपने पास खींचेगा, अपने पास स्ट्रांगली खींचेगा, यानी इसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण ये ओवरऑल क्या करेगा, साइज छोटा कर देगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, मोर होगा। तो यहां पे लिखोगे, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितने नंबर ऑफ आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट में यहाँ 2 है, तो 2 प्रोटॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। उसी तरह यहाँ पे टोटल कितने प्रोटॉन है, देखो यहाँ पे सेल की अगर बात करोगे तो 2 है, 2 4, लेकिन आउटर मोस्ट में क्या है 2, यहाँ पे देखोगे 3 2 5, और आउटर मोस्ट में 3। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, रिपल्सन यानी ये प्लस ज्यादा हो रहा है,
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, यहां पे देखोगे तो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, ये खींचेगा, साइज डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो यही है। अब देखोगे सेकंड देखोगे, अब हम लोग पूरा पीरियड की बात और ग्रुप की बात करेंगे। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, on moving down the group, atomic and ionic radii expected to increases। ठीक है, हम रेडियाई क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि इंक्रीज करे। देयर इज ए शार्प इंक्रीजिंग, यहां पे लिखोगे देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन atomic and ionic radii when moved from boron to एल्यूमिनियम। जब हम बोरान टू एल्यूमिनियम जा रहे हैं, देखो बेटा यहाँ पे बोरान है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो हम जब बोरान से डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या रहा है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा है, शार्प इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यदि हम बात करें यहाँ पे, तो बोरॉन और एल्यूमिनियम की अगर बात करोगे, ठीक ना, तो बोरॉन की बात करो और यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम लिया। ठीक, तो यदि अगर देखोगे तो एटॉमिक रेडियाई, इसका जो एटॉमिक रेडियाई है, इसको हटाते हैं थोड़ा यहाँ पे, तो यदि हम बात करें बोरॉन और एल्यूमिनियम, एटॉमिक रेडियाई की बात करो और आयनिक रेडियाई, जहां पे बेटा डिफरेंस आता है वही क्वेश्चन बनता है। तो बोरॉन टू एल्यूमिनियम जा रहे हैं, यानी नीचे जा रहे हैं, तो बोरॉन टू एल्यूमिनियम अगर हम जा रहे हैं, ऐसे लिख दो तो और क्लियर हो। दिस इज द बोरॉन एंड दिस इज द एल्यूमिनियम, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो यदि हम देखोगे तो एटॉमिक रेडियाई की बात करोगे तो इसका 85 ppm पिकोमीटर है। ठीक है, और इसका अगर देखोगे एल्यूमिनियम का, तो इसका है 143 ppm, 143 ppm। उसी तरह अगर आयनिक रेडियाई की बात करोगे तो ये है 27 pm, और ये जो है वो है 53.5 pm। तो बोरॉन टू एल्यूमिनियम जा रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई भी क्या हो रहा है, आयनिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा है। ठीक ना, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हो रहा है कि आयनिक और एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा है। देखो यहां पे, तो अगर हम बात करें बोरॉन की, ठीक है, तो बोरॉन की अगर देखोगे और ये एल्यूमिनियम की देखोगे, ठीक,
तो बोरोन में क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल। ये न्यूक्लियस है प्लस चार्ज, 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम की बात करोगे तो 2 1:2 2:2 2p6, यानी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 8 1 13, ये 5 होता है और ये 13 होता है, तो 2 और 3 5, 2 8 1, ठीक है ना। अब देखो इन एल्यूमिनियम की अगर आप बात करोगे तो साइज इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा था, तो साइज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, डिक्रीज हो रहा था। पर वही जो नीचे जा रहे हो तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, इसमें भी क्या हो, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करना चाहिए। बट यहाँ पे देखोगे बेटा तो देखो होता क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इस न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कि इस न्यूक्लियस का, यानी जो प्लस चार्ज का है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का इसके अट्रैक्शन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस का जो प्लस चार्ज है उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है उसी को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर चार्ज। तो जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा ज्यादा अट्रैक्शन होगा, साइज डिक्रीज कर जाएगी। इस कंडीशन की बात करोगे तो नंबर ऑफ सेल यहाँ पे 2 है, यहां पर देखोगे नंबर ऑफ सेल 3 है, तो साइज इंक्रीज किया, ठीक ना। साइज इसलिए इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज क्यों कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है बीच वाले, वो इसको इंटरवेन कर रहे हैं, यानी ये इसके न्यूक्लियर चार्ज को कम कर रहे हैं ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये न्यूक्लियस है, दिस इज आवर न्यूक्लियस, और ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट सेल पे इंटरेक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा है। अब देखो क्या है कि इसी इंटरेक्शन को इंटरप्ट कौन करेगा, अगर बीच में कोई हिंडर्ड काज कर दे, अगर इसके बीच का जो इंटरेक्शन है वो किसी दूसरे के कारण आके डिस्टर्ब हो जाए, तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब कि इसका जो इस पर इफेक्ट था उसको कम कर रहा है, कौन, ये बीच में आकर। तो ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है बेटा, वो इसके न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इन एल्यूमिनियम ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑब्जर्व ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्टीमेट सेल रिजल्ट इन डिक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो चार्ज क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जा रहा है, तो यहां पे लिख सकते हो ड्यू टू greater screening effect of due to greater screening effect of due to greater screening effect observed due to greater screening effect observed due to observed by the ultimate cell electron by the ultimate, ठीक है, by the ultimate cell electron due to greater skinning of effect observed by the ultimate cell electron result in decrease in effective nuclear charge, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, ये इसको स्क्रीन करेगा तो इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं होगा, डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए साइज इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसी में इंटरेस्टिंग, एटॉमिक रेडियाई
एटॉमिक रेडियाई ऑफ गैलियम, यहां पे क्या होगा बेटा, नो स्क्रीनिंग इफेक्ट, नो स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, ये हटाते हैं बेटा, एटॉमिक रेडियाई ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। एटॉमिक रेडियाई देखोगे, एटॉमिक रेडियाई ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। गैलियम का जो एटॉमिक रेडियाई है, नीचे जाने पर ट्रेंड क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, बोरान टू एल्यूमिनियम, बट गैलियम के जस्ट जैसे गए हमारा क्या हुआ, साइज डिक्रीज कर गया। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा बेटा कि देखो यहां पे देखोगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखा रहा था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ओवर हो गया, लेकिन जब बोरान एल्यूमिनियम, बोरान से एल्यूमिनियम साइज बढ़ा, एल्यूमिनियम टू गैलियम जाते तो साइज और इंक्रीज करना चाहिए, बट साइज क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू द डी ऑर्बिटल, क्या है, डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट। तो जो डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, वो क्या है बेटा, डी ऑर्बिटल हैव लार्ज साइज देन द पी ऑर्बिटल, द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव स्क्रीनिंग sufficient shielding effect of the counter ion and which increases the nuclear charge। अब देखो यहां पे d ऑर्बिटल इंक्रीज किया, अब क्या हुआ, उसमें d ऑर्बिटल आ गया गैलियम के केस में, गैलियम के केस में d ऑर्बिटल आया, तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट था, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट था, d ऑर्बिटल का साइज क्या है, डिफ्यूज है, लार्ज साइज है, डिफ्यूज होने के कारण जो स्क्रीनिंग इफेक्ट था वो कम हो गया और जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट था वो ज्यादा हो गया। यानी कि तुम बोरॉन टू एल्यूमिनियम जा रहे हो तो साइज इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू द लेस न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन तुम जैसे ही एल्यूमिनियम टू गैलियम जा रहे हो साइज डिक्रीज कर रहा है। उस केस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट हो रहा है, किस पर, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। जब डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट आएगा तो डी ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड होता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना पी ऑर्बिटल था। ये पी ऑर्बिटल था, प्योर डी ऑर्बिटल नहीं है इसमें। थर्ड में जब जाओगे गैलियम में तो डी ऑर्बिटल है, ठीक है, और जब डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उस केस में क्या होगा बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। तो ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी इफेक्ट यानी डी ऑर्बिटल, द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज लेस एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया तो जो न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट से जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन था वो इंक्रीज किया। जब वो इंक्रीज करेगा तो साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो गैलियम में डी ऑर्बिटल के आने से उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हुआ। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने के कारण जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन था उस पर न्यूक्लियस का कंट्रोल ज्यादा हुआ, तो स्ट्रांगली खींचेगा, साइज रिड्यूस कर देगा। तो बोरान टू एल्यूमिनियम स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, ठीक है, तो साइज इंक्रीज किया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, तो साइज इंक्रीज किया। अब देखो इस केस में साइज डिक्रीज कर रहा है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। तो लिखोगे क्या यहां पे बेटा, अगर मान लो एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, तो लिखोगे डी ऑर्बिटल हैव लार्ज साइज। इसका रीजन क्या हो जाएगा वो, तो रीजन होगा डी ऑर्बिटल पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ, ऐसे लिख लो, पुअर स्क्रीनिंग
इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल, एक लाइन में पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा डी ऑर्बिटल, हेंस न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस, हेंस पुअर इन स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल, देयरफॉर न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases, hence size decreases। ठीक है बेटा, यानी यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया, इनके बीच का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट था वो डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट से कम हो गया। ऑर्बिटल के शेप और साइज पे डिपेंड करता है क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। लार्ज साइज होने के कारण डी ऑर्बिटल का उसका जो इंटरेक्शन होगा यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा एज कंपेयर टू, क्योंकि लार्ज साइज होगा न्यूक्लियस से दूर होगा, एस ऑर्बिटल का साइज स्फेरिकल न्यूक्लियस के पास होता है, तो बोरान टू एल्यूमिनियम जा रहे हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, साइज इंक्रीज किया, ठीक है। लेकिन तुम गैलियम बोरान टू एल्यूमिनियम टू गैलियम जा रहे हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो साइज डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहां पे लिखो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी डू नॉट, ionization enthalpy do not decreases smoothly on moving down the group, ionization enthalpy do not decreases smoothly on moving down the group, on down the group। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट is less than the corresponding group second element of alkaline earth metal। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ग्रुप 13 एलिमेंट का काम होता है, नीचे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए बेटा, इंक्रीज करना चाहिए। बट ग्रुप 13 का जो आयनाइजेशन एनर्जी अगर बात करो क्या, बोरॉन, बेरिलियम और बोरॉन की, तो बेरिलियम क्या है 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे 1s2 2s2, ठीक ना। इसकी अगर बात करोगे तो 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। इसको निकालना इजी होगा एज कंपेयर टू ये क्या है, फुलफिल ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, और ये क्या है पी ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड भी नहीं है, तो ये क्या होगा, इसको निकालना इजी होगा, ठीक है। लेस एनर्जी चाहिए और इसके लिए हमको हाई एनर्जी चाहिए, दैट इज व्हाई द ग्रुप 13 एलिमेंट है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लेस देन द ग्रुप सेकंड, ठीक है बेटा।
यानी डेल्टा H1 of beryllium is greater than delta Hi of boron। ठीक है ना बेटा, तो ये चीजें हैं। तो ये तो था पीरियड की अगर बात करो। अगर हम बात करें इस ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर देखोगे शार्प डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। जैसे हम बोरॉन टू एल्यूमिनियम मूव करते हैं, ठीक है, शार्प डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी शार्प डिक्रीज करेगा, ठीक है, on moving down the group from boron to aluminum, sharp decreasing ionization enthalpy, which देखोगे ionization enthalpy of gallium is higher than that of aluminium। घटना चाहिए लेकिन बढ़ रहा है, क्योंकि साइज फैक्टर था, देखे थे साइज इसका छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो उसको निकालना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा बोरॉन का होगा, फिर क्या होगा एल्यूमिनियम का, और इस एल्यूमिनियम से ज्यादा किसका होगा, गैलियम का, यानी ये गैलियम हो गया, ठीक है, फिर क्या होगा ये इंडियम और देन हेलियम। ये ऑर्डर याद कर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी का, जहां पर भी अड़बड़ गड़बड़ वहां से क्वेश्चन धड़ाधड़। अड़बड़ गड़बड़ यानी उल्टा सीधा ट्रेंड है, बोरॉन का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन, देन एल्यूमिनियम, उस एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम का, फिर गैलियम का इंडियम से कम, इसका इससे कम। तो ये ट्रेंड याद कर लो। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बेटा, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हुआ, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो देखोगे तो बोरॉन एंड एल्यूमिनियम ये सो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक ना, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम क्या दोनों करेंगे, ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करोगे बोरॉन गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, सो +1 along with +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यानी क्या, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 भी +3 भी। तो लिखोगे यहां पे the stability of +3 oxidation state decreases from aluminium to down the group and stability of +1 oxidation state increases।
ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट of thallium is more stable than +3 oxidation state due to inert pair effect. Due to inert pair effect, इसीलिए थैलियम Cl क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, जबकि TlCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 है, ये अनस्टेबल है, +3 है। तो थैलियम जो होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करेगा ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट है थैलियम, तो लास्ट एलिमेंट में जितने भी और पीरियोडिक टेबल के हैं तो क्या शो करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट अप टू ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली तक जितने भी लास्ट पीरियड, यानी कि उनमें जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हाईएस्ट वाला, तो उसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है ना बेटा। अब हम देखेंगे अगर हम मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर देखो यहां, मेटेलिक और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है बेटा, तो यदि देखोगे तो बोरोन की बात करोगे, बोरोन क्या है, एक्सक्लूसिवली नॉन मेटल, नॉन मेटल होता है बोरोन। ठीक है, ब्लैक कलर्ड सॉलिड, नॉन मेटल, ब्लैक कलर सॉलिड बोरोन। रेस्ट ऑफ द मेंबर आर सॉफ्ट मेटल, rest of excluding non-metal, hard black color solid, rest of are soft and metallic nature। ठीक है बेटा, अगर बात करो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बोरॉन टू एल्यूमिनियम, मेटेलिक कैरेक्टर increases but decreases onward, but decreases on moving from aluminium to thallium। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो मेल्टिंग पॉइंट, फिफ्थ नंबर की अगर बात करोगे मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट तो यहाँ पे देखो ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग crystalline
lattice, due to very strong crystalline lattice, boron has बोरोन की पास को देखोगे अनयूजुअल हाई मेल्टिंग पॉइंट, अनयूजुअल हाई मेल्टिंग पॉइंट। बोरोन की अगर मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो हाई होता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ मेटल आर सॉफ्ट एंड रेस्ट ऑफ metals are soft and have low melting point, have low melting point and high electrical conductivity। ठीक है। The melting point decreases boron to gallium and then increases। melting point अगर बात करोगे then increases। Gallium has low melting point, therefore गैलियम की बात करोगे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, they exist in liquid state, therefore it could exist in liquid form। ठीक है। गैलियम है हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका ये बहुत ज़्यादा होता है 2676 डिग्री टेम्परेचर, कैल्विन होता है टेम्परेचर नहीं कैल्विन। ठीक है। डेंसिटी अगर देखोगे तो नीचे जाओगे तो डेंसिटी क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। 6 क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी साइज बढ़ रहा है, सिक्स में हम क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है। फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा। ये है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो होगा हम लोग देखेंगे क्या, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि बोरॉन फैमिली का केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इस लेक्चर को क्लोज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेकर आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। ओके, बाय बाय बेटा।